वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेंबलिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जैसा कि साहब का वीडियोज़ के अंदर हमने कंप्रेसर को खोला, ओपन किया और ओपन करने के बाद उसके तमाम पार्ट्स के बारे में ब्रीफिंग दी। और अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो असेंबलिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसके तमाम पार्ट्स को वापसी हम असम्बल करेंगे और साथ साथ असम्बल करते जाएंगे और साथ साथ उसकी वर्किंग के बारे में भी ब्रीफिंग देते जाएंगे। ठीक है ना जी। सबसे पहले जो है हम सिलेंडर ब्लॉक को लेंगे। ठीक है ना जी, हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, फिर पंप ब्लॉक भी इसको कह सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पिस्टन को लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना जी। तो ये हमारा पिस्टन आ गया और कनेक्टर राड पहले हमने इसमें लगा लिया था और कनेक्टर राड और जो पिस्टन पिन और हम इसको अलहदा कर रखा था, तो इसको लगा कर हमने यहाँ पर लॉक पिन लगा के इसको लॉक कर दिया था। तो कनेक्टर राड और पिस्टन हमारा फिक्स हो चुका है। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन को लगाने के बाद हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद बिल्कुल इसको सीधा सीधा रखने के बाद यहाँ सेंटर में कर देंगे। और फिर जो हमारी ये रूटर है और करिंग शाफ्ट है, इसको हम अपनी जगह पर फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए सबसे पहले बुश के जो सुराख है उनको अपने लेवल पर लेकर आएंगे हम। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपने लेवल पर आ रहे हैं। तो अपने लेवल पर आने के बाद जो है ना, इसके हम स्क्रू जो है अपनी जगह पर लगाएंगे। ये एल की स्क्रू हैं, तो एल की मदद से इन स्क्रूओं को हल्का हल्का हम टाइट कर देंगे पहले। ठीक है ना, किसी एक स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे। तो टाइट करने के बाद मदद से इन स्क्रूओं को, उन तीनों को टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको फिट कर लिया। ठीक है ना जी। तो ये हमारा पिस्टन वर्क कर रहा है। तो ये हमारा जो रोटर है और क्रिंक शाफ्ट वगैरह हर चीज़ अपनी जगह पर फिक्स हो गई है। फिक्स करने के बाद उसके बाद जो है ना, हम सबसे पहले हेड प्लेट की तरफ आएंगे। ठीक है ना जी। सेंटर प्लेट पर सबसे पहले जो है हम यहाँ पर गैसकेट लगाएंगे। तो गैसकेट लगाने के बाद, गैस प्लेट लगाने से पहले बल्कि हम यहाँ पर लॉक पिन लगा लेंगे। लॉक पिन लगाने के बाद ताकि जो हम जो चीज़ लगाते जाएँ वो इधर उधर स्लिप ना हो, तो सबसे पहले हमने गैसकेट लगाई। ठीक है ना जी। तो गैसकेट लगने के बाद सबसे पहले जो हमारी आएगी यहाँ पर वो सेक्शन वाल प्लेट होगी। ठीक है। तो सेक्शन वाल प्लेट को हम, वाल प्लेट यहाँ पर लग गई है। ठीक है ना जी। उसके बाद हम डिस्चार्ज वाल प्लेट लगाएंगे यहाँ पर। ये हमारी डिस्चार्ज वाल प्लेट लग गई। डिस्चार्ज वाल प्लेट के बाद जो है इसके ऊपर हमारी जो है, इसको यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर लगाने के बाद इसके ऊपर हमारी हेड प्लेट आएगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम बहस करेंगे कि प्रेशर कहाँ से कैसे आता है और कैसे कैसे मूव होता है प्रेशर। तो सबसे पहले जो प्रेशर जो हमारा है, जब हमारी ये हेड प्लेट यहाँ पर यूँ लगी हुई होती है और इसको वाल प्लेट को हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ये हमारी हेड प्लेट लगी हुई है यहाँ पर। तो इसमें ये सेक्शन मफरल जो हमारा यहाँ पर लगा होता है, सेक्शन मफरल, तो हमारा प्रेशर जो है कंप्रेसर यहाँ से सकिंग कर रहा होता है सेक्शन मफरल से। और जब पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ हरकत करता है, तो यहाँ से क्योंकि प्रेशर हमारा सेक्शन मफरल में आ चुका होता है सेक्शन लाइन के थ्रू, तो फिर हमारा प्रेशर जो है यहाँ पर, यहाँ से प्रेशर जो है सक होता है इस सुराख के थ्रू। और प्रेशर यहाँ से सक होने के बाद, क्योंकि ये नीचे हमारा सेक्शन सर्विस वाल्व है, तो सेक्शन फ्लैपर वाल है, तो सेक्शन फ्लैपर वाल हमेशा सिलेंडर के अंदर की तरफ खुलता है, वो भी बाहर के सेक्शन के वाल के प्रेशर की वजह से। और प्रेशर हमारा, जब पिस्टन हमारा टॉप से बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ हरकत करता है, तो तब प्रेशर हमारा सक हो रहा होता है, सेक्शन वाल अंदर की तरफ खुल जाता है और प्रेशर अंदर चला जाता है। और प्रेशर सिलेंडर के अंदर जाने के बाद जब हमारा पिस्टन दोबारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ हरकत करता है, तो फिर हमारा सेक्शन वाल्व इस सुराख पर ऊपर की तरफ बंद हो जाता है। मतलब प्रेशर जो यहाँ से गया है वो वापसी नहीं आ सकता। तो वो प्रेशर फिर हमारा यहाँ से डिस्चार्ज जो गया हुआ होता है यहाँ से, वो दोबारा नहीं आ सकता। तो प्रेशर जब पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप की तरफ हरकत करता है ऊपर की तरफ, तो वो प्रेशर फिर हमारा जो है वो यहाँ से नीचे से इस एरिया में तो वाल बंद हो जाता है, फिर इन दो सुराखों से वो प्रेशर हमारा इस सुराख में आता है, इस सुराख में। ठीक है ना। तो इस सुराख में जैसे ही हमारा प्रेशर आता है, तो फिर वो प्रेशर जो हमारा है वो इस इधर से प्रेशर जब इफेक्ट करता है, यहाँ से जो प्रेशर आता है वो इधर से सेक्शन वाल तो हमारे जो है वाल प्लेट के ऊपर जाकर फिक्स हो जाता है और उस रास्ते को बंद कर देता है, क्योंकि यहाँ से प्रेशर जा सकता है, वापसी नहीं आ सकता। तो प्रेशर वो इन सुराखों से इफेक्ट करता है, क्योंकि ये वाल प्लेट हमारे यहाँ पर लगी हुई होती है, बिल्कुल सीधी इसके ऊपर आकर बैठती है यहाँ पर। ठीक है ना। तो प्रेशर जो यहाँ से इफेक्ट करता है वो फिर इस वाल के ऊपर, क्योंकि ये हमारा डिस्चार्ज वाल नीचे नीचे जो हमारी पतली लगी हुई है एंड पर ये वाली। ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्चार्ज वाल है, तो ये इसके ऊपर जो है डिस्चार्ज वाल टेंशन स्प्रिंग लगा रखे हैं मैंने। इससे जो है ना, ये स्प्रिंग को जो है ये फ्लेक्सिबल हैं, ताकि स्प्रिंग जो है ख़ास प्रेशर पर जाकर खुले।
तो इसको रोके रखता है जब तक प्रेशर जो है जितना हमें कंप्रेसर ने पैदा करना तब तक वहाँ प्रेशर वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो प्रेशर फिर हमारा जो है जब यहाँ से यहाँ पर इफेक्ट करता है तो यहाँ से डिस्चार्ज होकर वो फिर हमारा प्रेशर जो है, क्योंकि इसके ऊपर ही डिस्चार्ज वाल प्लेट के ऊपर ही हमारी हेड प्लेट लगी हुई होती है, यहाँ पर यूँ हेड प्लेट लगी हुई होती है, तो प्रेशर यहाँ से डिस्चार्ज होकर हमारा हेड प्लेट की डिस्चार्ज पोर्ट में आ जाता है। तो जो मफरल से प्रेशर पहले सेक्शन पोर्ट में आया था, यहाँ से वो गया था इस सुराख के थ्रू सिलेंडर के अंदर, और सिलेंडर से फिर वो डिस्चार्ज हुआ। जब पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ आया तो प्रेशर हमारा डिस्चार्ज होकर इस वाल्व से डिस्चार्ज होकर फिर हमारा डिस्चार्ज पोर्ट में आ जाता है। ठीक है ना जी। अब डिस्चार्ज पोर्ट में आने वाला प्रेशर, क्योंकि ये यहाँ पर यूँ ऐसे फिक्स होता है हेड प्लेट, तो जब जो हमारा प्रेशर यहाँ से यूँ आता है इस एरिया से जो प्रेशर इस पोर्ट में आता है डिस्चार्ज पोर्ट में, डिस्चार्ज पोर्ट में जब ये यहाँ पर फिक्स होता है तो आपको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा प्रेशर का रिलीज़ होने का। तो प्रेशर जो हमारा है वो इस एरिया में यहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। ये सारा एरिया यहाँ से बंद है, ठीक है ना, यहाँ सारा एरिया यहाँ से बंद है। ये भी लाग पेन का सुराख है, ये भी लाग पेन का, और ये बारीक सुराख से प्रेशर गुजरता है। इस बारीक सुराख से जो डिस्चार्ज प्रेशर हमारा होता है वो यहाँ से गुजरता है, ठीक है ना। यहाँ से गुजरने के बाद वो जो यहाँ से गया हेड प्लेट के अंदर, हेड प्लेट से वापस वो कौन से सुराख से आएगा, इस सुराख से आएगा, ठीक है ना। इस सुराख से जब वो आएगा तो आकर वो इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी वाल प्लेट इसके ऊपर यहाँ पर यूँ लगी हुई होती है। इस सुराख से जो हमारा प्रेशर है वो जाता है हमारा इस सुराख के अंदर, ठीक है ना। एक यहाँ पर जाता है और दूसरा जो प्रेशर हमारा एक बड़ी सुराख से गुजर कर उधर जाता है, और कुछ प्रेशर हमारा यहाँ से इधर चला जाता है, ठीक है ना। इस एरिया में इधर से जो हमारा प्रेशर गुजरेगा, इन दो सुराख हैं हमारे, अब ये दो सुराख नज़र आ रहे हैं। एक सुराख से बारीक सुराख से वाल प्लेट के डिस्चार्ज वाल प्लेट के इस बारीक सुराख से जो प्रेशर गुजरेगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से गुजरने के बाद वो इस होल में आ जाता है, और इस होल से हमारा इस डिस्चार्ज मफरल में आ जाता है। और जो इस सुराख से गुजरता है, ये दो सुराख हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, एक और एक दो, ठीक है ना। ये हमारी बिल्कुल वाल प्लेट बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर आएगी। यहाँ से जो सुराख से में गुजरेगा वो सीधा इस डिस्चार्ज मफरल में, और यहाँ से जो गुजरेगा वो इस डिस्चार्ज मफरल में। अच्छा, ये वाला जो डिस्चार्ज मफरल है ये आगे से हर तरफ से बंद होता है। क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर जो है ना गैसकेट लगाकर इस प्लेट को रखा जाता है, फिर प्लेट के ऊपर फिर गैसकेट आती है, और फिर इसके ऊपर डिस्चार्ज मफरल आ जाता है, और डिस्चार्ज मफरल आने के बाद फिर इसके ऊपर एक स्क्रू लगा जाता है, ठीक है। ये हर तरफ से आगे से बंद होता है, इसमें से प्रेशर गुजर कर आगे हमारा नहीं जा सकता, ठीक है ना। आगे कहीं ट्रैवल नहीं करता हमारा प्रेशर जो हमारा है वो फिर यहाँ से प्रेशर जो है वो सिर्फ स्टेबल हो जाता है, मतलब प्रेशर थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। जो डिस्चार्ज पोर्ट में प्रेशर हमारा आया, जितना वो डिस्चार्ज मफरल से डिस्चार्ज लाइन के ये डिस्चार्ज मफरल में आया, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन के थ्रू डिस्चार्ज कंप्रेसर से डिस्चार्ज हो गया, और बाकी जो बचने वाला प्रेशर था कुछ डिवाइड होकर इधर चला जाता है, ठीक है ना। तो अब जो हमारा प्रेशर यहाँ से डिस्चार्ज होता है और वो आता है सीधा हमारा डिस्चार्ज मफरल में यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्चार्ज मफरल जो है यहाँ पर यूँ लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पर यूँ लगा हुआ होता है, और इसके ऊपर जो है इसका स्क्रू लग जाएगा यहाँ पर यूँ, ये स्क्रू लग गया। अब जो हमारा प्रेशर है वो देखें कि यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज होगा, और वो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंप्रेसर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो समझ आई इस बात की भी। तो जो भाई हमारी ये जो सिलेंडर प्लेट है, सिलेंडर प्लेट के ऊपर सबसे पहले जो है हम क्या लगाएंगे, गैसकेट लगाएंगे। ये हमने गैसकेट लगा दी, इसको कहते हैं सिलेंडर प्लेट गैसकेट, ठीक है ना। सिलेंडर प्लेट की गैसकेट है, तो ये लगाएंगे सबसे पहले हम। उसके बाद जो है ना हम सेक्शन वॉल प्लेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेक्शन वॉल प्लेट आ गई, ओके हो गया। उसके बाद जो है सेक्शन वॉल प्लेट के ऊपर हमारी जो है यहाँ पर आती है डिस्चार्ज वॉल प्लेट। सेक्शन वॉल प्लेट और डिस्चार्ज वॉल प्लेट के दरमियान में गैसकेट नहीं होती, ठीक है ना। वो बारीक प्लेट है तो तकरीबन जैसे लीकेज टाइट होने से रुक जाती है। और इसके बाद इसके ऊपर जो हमारी आती है वो हमारी हेड प्लेट आ जाती है। क्या आ जाती है, हेड प्लेट आएगी। हेड प्लेट के बाद इसकी हम स्क्रू लगाएंगे। तो जब भी हेड प्लेट और वॉल प्लेट हमारी खुलेगी तो उसके खुलने की वजह यही होगी कि अगर हमारा कंप्रेसर जो है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंप्रेसर जो हमारा चल रहा होता है वो मोटर एम्पेयर भी पूरे ले रही होती है और कंप्रेसर भी पंप भी चल रहा होता है, लेकिन प्रेशर पैदा नहीं हो रहा होता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हेड प्लेट ही सेंटर से टूट जाती है, हेड प्लेट क्रैक हो जाती है, तो प्रेशर यहाँ से सारा निकल जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि गैसकेट सेंटर में से लीक हो जाती है, तो फिर गैसकेट हमें नहीं लगानी पड़ती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंप्रेसर के अंदर जो डिस्चार्ज लाइन है उसका टांका वगैरह जो है वो टूट जाता है या लीक हो जाता है, ठीक है ना। और मफरल्स भी नीचे से लीक हो जाते हैं, सेक्शन डिस्चार्ज मफरल भी लीक हो जाते हैं, वहाँ से भी मतलब जब प्रेशर नहीं बना रहा तो मसला ज़्यादातर डिस्चार्ज वाले फ्लैपर वाल में ही आएगा। सेक्शन से तो प्रेशर वो खींच रहा है ना, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो है ना वो प्रेशर नहीं बना रहा होता, तो ज़्यादातर मसला जो होता है वो डिस्चार्ज वाल के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज मफरल में और हेड प्लेट और वाल प्लेट इनके अंदर मसला आता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से जो है हमारा सेक्शन फ्लैपर वाल भी अगर ख़राब हो जाएगा वो खुला ही रहेगा, मतलब प्रेशर जब आ रहा है तब भी वो
टूट जाए या मतलब प्रेशर वहीं से वापस निकल जाए तो फिर भी प्रेशर में फ़र्क पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमने चारों स्क्रू टाइट कर दिए, ठीक है ना। टाइट करने के बाद अब ये नीचे से भी हम स्क्रू टाइट कर चुके हैं। अब हमारा ये रोटर घूम रहा है, ठीक है ना, समझ आ रही है। तो तकरीबन जो है ना तमाम चीज़ें हम लगा चुके हैं। लगाने के बाद इस पंप को जो है ना हम उठा कर यहाँ पर कंप्रेसर के अंदर अपनी जगह पर लगाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा जो है सेक्शन बफर यहाँ पर यूँ लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है जब हमारी बात आएगी स्टेटर की, तो स्टेटर जो हमारा होता है वो यहाँ पर साफ ज़रा यूँ लगता है, ठीक है ना। तो स्टेटर जब हमने, तो बाकी इसका कनेक्शन बॉक्स जो है वो कनेक्शन बॉक्स का एक तरीकाकार ये होता है कि आप जब भी कनेक्शन बॉक्स को उतारें टर्मिनल से तो फिर देख रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। एक तो डायरेक्शन को देख लें, अगर डायरेक्शन आपको भूल जाती है तो फिर ये होता है कि कनेक्शन बॉक्स को मुख्तलिफ जो है ना डायरेक्शन में लगाएं और लगाने के बाद फिर टर्मिनल की बात से कमर ने स्टार्टिंग चेक कर लें। अगर कमर स्टार्टिंग सही मालूम हो रही है, जैसा कि आपको पता है कि जिन कंप्रेसरों का कामन ऊपर होता है उनका ऊपर वाला कामन, फिर ये रनिंग और ये स्टार्टिंग क्लॉकवाइज जैसे हम तरतीब से कामन रनिंग स्टार्टिंग जो है ना, ठीक है ना। तो ये कामन है, फिर ये रनिंग स्टार्टिंग। अगर वो उसी तरह से कामन रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान मज़ामत ज़्यादा और कामन और रनिंग के दरमियान कम और कामन और स्टार्टिंग के दरमियान रनिंग से ज़्यादा आ रही हो तो फिर तो हमारी मज़ामत ठीक और हमारा कनेक्शन बॉक्स ठीक लगा हुआ है। लेकिन अगर मज़ामत ठीक ना आ रही हो तो फिर जो है हम कनेक्शन बॉक्स की डायरेक्शन अंदर से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है ना जी। अपना कनेक्टर लगा लिया है कनेक्शन का, ठीक है। अब हम कामर ने स्टार्टिंग चेक करेंगे। अब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान जो है वो 27 है और रनिंग और उसके दरमियान 8 है और कामर स्टार्टिंग 19 है, ठीक है ना। अब ये हमारा कनेक्टर जो है वो सही लग गया, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन जो है जिस तरह से लगी हुई है वैसे ही आपने लगानी है। अब लगाने के बाद जो है उससे अगला प्रोसेस जो हमारा है वो ये होता है कि हमने ये स्क्रू लगाने होते हैं स्टेटर के, ठीक है ना। तो स्टेटर को उठाकर एक स्क्रू अपनी जगह पर पहले हम लगा लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद दूसरे स्क्रू को लगा। ये टाइट हो गया। टाइट होने के बाद फिर हम ये रोटर घुमा के देख लेंगे भी अब हमारा रोटर घूम रहा है। दूसरा फिर ये प्रोसेस होता है कि जब इतना हम टाइट कर लेंगे तो हमने हल्का हल्का टाइट किया ना, तो फिर हम देखेंगे ये हमारी है फीलर गेज। फीलर गेज की मदद से रूटर और स्टेटर के दरमियान हम क्लियरेंस करते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरेंस का मकसद ये होता है कि रूटर जो है स्टेटर के साथ टच ना हो, टच होगा तो साफ ज़रा उससे रगड़ पैदा होगी। तो कोई सी एक पतरी हम लेंगे, पहले देखेंगे जो आसानी से इसके अंदर चली जाए। ये वाली पतरी नहीं जा रही तो फिर इससे हम बारीक वाला साइज़ लेंगे, ठीक है ना। तो इससे जो बारीक वाला साइज़ है वो ये वाली पतरी है, तो ये वाली हम यूज़ करके देखेंगे। तो ये वाली जो है रूटर और स्टेटर के दरमियान आसानी से जा रही है। अब देखें इस तरफ से फंस रही है, जिस तरफ से फंस रही होगी उसके मुखालिफ सिमत में हम हल्की सी चोट लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरफ से ये तकरीबन कुछ फीलर गेज की पतरी फ्री हो गई है और इस तरह से फ्री है और अब इधर से फंसना शुरू हो गई है। तो इसकी मुखालिफ सिमत में हम हल्के से चोट लगाएंगे, ठीक है ना। एक तरीका ये है फिलर करने का, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हमारी मेजरिंग टेप होती है जिसको हम इंची टेप भी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसकी छोटी छोटी पतरियाँ हम काट लेते हैं तकरीबन मतलब 5-5, 6-6 इंच की। तो 4 पतरियाँ हम चारों तरफ से घुसा देते हैं कि एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से। वो थोड़ी सी बारीक करनी पड़ती है एक साइड रगड़ कर उसकी, जो हमने इसके अंदर घुसानी होती है, मतलब वो थोड़ी सी रगड़ कर बारीक हो जाए ताकि आसानी से वो घुस जाए। एक तो उसका थोड़ा सा कर्व होता है इस तरह से पतरी के अंदर, तो उसके अंदर 4 पतरियाँ हम घुसा देते हैं। घुसाने के बाद फिर हम इसको क्लियरेंस करने के बाद साथ साथ हम टाइट करते जाते हैं ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाते हैं और क्लियरेंस करते जाते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हमने टाइट किया चारों को, लेकिन टाइट जो आपने करना है वो क्रॉसिंग में करना है। जैसे मैंने इसको पहले टाइट किया फिर इसको टाइट किया, ये हम क्रॉसिंग में टाइट करेंगे, ठीक है ना। अगर एक साइड के टाइट करेंगे तो एक साइड से स्टेटर बैठ जाएगा, एक साइड से उठ जाएगा, वो रूटर के साथ अटैच होगा, ठीक है ना। क्रॉसिंग में बोल्ट टाइट करने हैं, या ये 2 पहले टाइट कर लें या ये 2 पहले टाइट कर लें, ठीक है ना। इस तरह से कोई से 2 पहले टाइट करके एक साइड के फिर एक साइड के, और साथ साथ हम क्लियरेंस करते जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम क्लियरेंस करेंगे। जब हमारी पतरी जो है आसानी से इसके अंदर घूमना शुरू हो जाए, कंप्रेसर के अंदर कहीं से ना फंस रही हो, तो इसका मतलब जो है ये क्लियरेंस हो चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्लियरेंस कर लेंगे। क्लियरेंस करने के बाद फिर इसके स्क्रू जो है चारों हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइट करते जाएंगे, ठीक है ना। फिर हम क्लियरेंस चेक करेंगे आया के, ठीक है ना। तो क्लियरेंस हमारी अब ठीक है ना, समझ आ रही है। तो इस तरह से क्लियरेंस चेक करने के बाद
और ये कनेक्शन मुकम्मल करने के बाद अब हम कंप्रेसर को चलाकर यहाँ से चलाएंगे और फिर यहाँ से डिस्चार्ज प्रेशर को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये जो हमारी हेड प्लेट होती है वाल प्लेट के दरमियान, यहाँ से फिर हमने लीकेज को चेक करना होता है कि यहाँ से लीकेज तो नहीं है। फिट करने के बाद जब हम कंप्रेसर को चलाएंगे कनेक्शन करने के बाद, तो फिर हम यहाँ से जब हमारा प्रेशर डिस्चार्ज तो यहीं से होना है ना, यहाँ से सकिंग हो रही होगी, तो सकिंग वाली जगह को बचाकर, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेक्शन मफलर यहाँ पर यूँ लगा हुआ होगा, तो सेक्शन मफलर को लगाने के बाद फिक्स करने के बाद अपनी जगह पर, तो फिर हम यहाँ से जो है कनेक्शन बॉक्स लगाकर चलाकर इसको यहाँ से प्रेशर को रोकेंगे और इसके इन हिस्सों पर जो सेक्शन वाल और डिस्चार्ज वाल और प्लेट की तरफ जो गैसकेट हमने लगाई है उसके ऊपर हल्का हल्का हम कंप्रेसर ऑयल डालते हैं। क्या करते हैं? ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि अगर वहाँ से लीकेज होगी, अगर हमारी गैसकेट वाली जगह जो है स्क्रू सही टाइट नहीं हुए, अगर कहीं वहाँ पर लीकेज है तो फिर हमें वॉल ग्राइंडिंग भी करनी पड़ती है, वॉल की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, हेड प्लेट की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, सिलेंडर प्लेट की ग्राइंडिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। ग्राइंडिंग करना मतलब उसको लेवल करना पड़ता है ताकि उसके अंदर कोई दरारें आ जाएं, प्रेशर के लीक होने से उसका लेवल डाउन हो जाए, मतलब लेवल ख़राब हो जाए, तो उसको फिर हम लेवल को ठीक करते हैं ताकि वहाँ पर ग्राइंडिंग करने के बाद, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो वॉल ग्राइंडिंग का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो अलहदा है, फिर हम वो अलहदा करेंगे, तो ठीक है ना। तो गैसकेट बनाने का प्रैक्टिकल भी अलहदा करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर को पूरे खोलते हैं और फिट करते हैं। बाकी ज़्यादातर फॉल्ट जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमारा 2 किस्म के फॉल्ट आते हैं कंप्रेसर के अंदर, एक मोटर का और एक पंप का होता है, ठीक है। अगर मोटर का फॉल्ट होगा तो फिर हमें सारा कंप्रेसर खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उसका ऊपर वाला डोम कवर खोलेंगे, काट के उसको ओपन करने के बाद इसके 4 स्क्रू खोलेंगे, स्टेटर को चेंज करेंगे और इसी साइज़ का स्टेटर, क्योंकि जब हम मार्केट में काम करते हैं इनके पार्ट्स तो अवेलेबल नहीं होते मार्केट के अंदर, लेकिन जब हम कंप्रेसरों की रिपेयरिंग का काम करेंगे तो हमारे पास हर किस्म के कंप्रेसर आएंगे, तो हमारे पास हर किस्म के कंप्रेसरों के पार्ट्स मौजूद होंगे। तो फिर हम इसी साइज़ का और इसी साइज़ के कंप्रेसर का और सेम कंपनी के कंप्रेसर का जो स्टेटर होगा सारा इसमें लग सकता है, वो एक ही साइज़ का होगा, तो उसको चेंज करने के बाद इसके 4 स्क्रू टाइट करेंगे और उसकी क्लियरेंस करेंगे, बस इतना काम करेंगे। उसके बाद चला कर चेक करेंगे यहाँ से, और उसके बाद जो है, क्योंकि ये वाला टाँका तो वैसे ही लगा होगा, ये तो हमने खोला ही नहीं होगा, सिर्फ कनेक्शन बॉक्स खोला होगा। कनेक्शन बॉक्स लगाने के बाद कनेक्शन मुकम्मल करने के बाद कंप्रेसर को चलाएंगे, अगर वो प्रेशर वगैरह बिल्कुल सही बना रहा होगा, सही काम कर रहा होगा, एम्पीयर वगैरह ठीक ले रहा होगा, तो फिर हमारा ओके है। लेकिन अगर पंप का फॉल्ट आए ज़्यादातर पंप का फॉल्ट जो है सावधान है, वो हेड प्लेट लीक हो जाती है, टूट जाती है, गैस किट लीक हो जाती हैं, डिस्चार्ज पाइप यहाँ से लीक हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है डिस्चार्ज मफलर के नीचे से गैस किट, जो डिस्चार्ज मफलर है नीचे वाली टायर पर, उसकी जो है गैस किट लीक हो जाती है, तो उनकी सूरतों में फिर हमें सारा पंप खोलना पड़ता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक पंप जाम हो गया है, सीज़ हो गया, तो आप जिसका एक कंप्रेसर है उसका पंप ठीक है, एक की मोटर ख़राब है, तो जिसका पंप ठीक है सही कंप्रेसर की मोटर को निकाल कर जिसका पंप ठीक है उसमें इंस्टॉल करके उस कंप्रेसर को ओके कर लें, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।